मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ठीक है, जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है, यह कहाँ के लिए यूजफुल है, किस तरह के एग्जाम्स में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह IAS के एग्जाम, PCS, UGC नेट, SSC बैंकिंग, रेलवे और ग्रुप सी के एग्जाम और अदर एग्जाम्स में भी यह संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी कहा जाता है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हमने डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है आपको। जिसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जो 6 मूल प्रश्नों में यह विभाजित है। जिसमें पहला प्रश्न है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या है, और दूसरा प्रश्न है संविधान के किस भाग के अंतर्गत यह आता है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, अर्थात कहाँ के संविधान से प्रेरित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें दूसरे देश के संविधानों से गृहीत की गई, अर्थात ग्रहण की गई हैं। तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, अर्थात कहाँ के संविधान से यह प्रेरित है। ठीक है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं वह भी हम आपको नीचे बताएंगे डायग्राम में। और जो हमारा 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में मुख्य अंतर क्या है। यह देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो IAS और PCS तक के एग्जाम में, इंटरव्यू तक में प्रश्न पूछा जाता है, और मेंस का भी टॉपिक यहाँ से आपका कवर करता है। तो हमें यहाँ जानना है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में मुख्य अंतर क्या है। छठा जो हमारा प्रश्न है, जो हमारे नीले कलर के मार्कर से दर्शाया गया है, और छठा प्रश्न हमारा क्या है, उस छठे प्रश्न को देख लेंगे। DPSP के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 38, यहाँ पर नीचे प्रश्न भी दिया हुआ है, 38-39 से लेकर हमने 51 का तक इसको दर्शाया हुआ है। ठीक है। अब आता है हमारा पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है कि जो DPSP है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और तो राज्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए DPSP का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 36 है, और DPSP को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 36 जो डिफिनेशन दी हुई है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अथवा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ठीक है। इन दिस पार्ट unless the content otherwise requires the state has the same meaning as in part 3। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न आता है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसे कहा गया कि यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो इसे हमने लाल कलर के एरो से दर्शाया हुआ है कि DPSP आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से यह गृहीत है। ठीक है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। जो हमारा 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में मुख्य अंतर कहाँ क्या है। ठीक है। तो इसके अंतर को भी हमने देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार किसके लिए है, नीति निदेशक तत्वों का क्या उपयोग है, इन दोनों को हम समझते हैं। ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो एक आप कोड याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार, मूल शब्द मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। और मूल का मतलब क्या है, तो एक आप कोड याद कर लिए, अमूल दूध सभी पीते हैं, तो अमूल कोड याद कर लिए, अ से अमेरिका, अमूल से मूल अधिकार। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। ठीक है। जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो यह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत लिया गया है, और यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और इसकी जो प्रकृति है वह है नकारात्मक है। ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है,
नकारात्मक है। और यहाँ पर देखिए और भी दर्शाया गया है, और यह वाद योग्य है, मतलब इस पर बातचीत की जा सकती है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है और यह कानूनी रूप से भी मान्य है। जबकि यह मूल अधिकार होता है व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित वह नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तथा हम छठा जो पांचवा जो हमारा अंतर है नीति शीर्षक तत्व के भाग 4 को देखेंगे। यह क्या कहता है, तो कहते हैं नीति शीर्षक तत्व जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसकी प्रकृति सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और यह क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं यह गैर वाद योग्य है, ठीक है, मतलब इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यह राज्य को प्राप्त है। अगला देखिए, नैतिक व राजनैतिक मान्यता इसे प्राप्त है। सामाजिक व आर्थिक कल्याण के लिए यह है, वह सरकार द्वारा लागू के बाद नागरिकों को यह प्राप्त हो जाता है। अब आता है हमारा, अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा डायग्राम है, दूसरे डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं, जो इसके अंतर्गत हम राज्य के नीति शीर्षक तत्वों के अंतर्गत प्रमुख आर्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा दूसरा डायग्राम है। दूसरे डायग्राम को हम देखने का प्रयास करेंगे कि दूसरा डायग्राम हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत प्रमुख आर्टिकल हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो प्रमुख आर्टिकल है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के संपूर्ण अनुच्छेद दर्शाए गए हैं। तो हम पहला देखते हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 38, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए लिखा है नीले कलर के मार्कर से, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। यदि हम इसी को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर 38 नंबर आर्टिकल कहते हैं स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, ठीक है। और द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the instructions of the national life, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। जो आर्टिकल 38 है वह क्या कहता है, कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण को बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों का कल्याण। लोगों को कल्याण के लिए क्या करेगा, अभिवृद्धि कैसी हो, तो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब देखिए कैसी सामाजिक व्यवस्था की बात की जा रही है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसका मतलब 38 जो है लोक कल्याण की बात कर रहा है। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोक कल्याण में और आता है राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब जो ज्यादा गैप है, इनकम लेवल पर गैप है, उसको कम करेगा। लोगों को बेसिक नीड, जो जरूरत की सामग्री है वह उपलब्ध हो जाए, इसकी भी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो क्या हो गया, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 38। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 39 का। 39 का हमारा क्या कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ पर पुरुष और स्त्री के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान वेतन देने की बात की जा रही है। और समान न्याय किसी के लिए कास्ट, क्रीड, जाति, वंश, धर्म आधार किसी के आधार पर न्याय में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समान न्याय होगा और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी के अंतर्गत दर्शाई गई है आर्टिकल 39 क के अंतर्गत, ठीक है।
अब 39 का क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो इसको हमारा जो 39 नंबर का जो आर्टिकल, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो कहते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in the particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizens by reason of economic or other डिसेबिलिटीज, ठीक है। और हम देखेंगे आर्टिकल नंबर जो हमारा 40 है, अनुच्छेद 40 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा, अर्थात ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 41 क्या है, कहते हैं राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। यह क्या कह रहा है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 42 को देख लेते हैं। 42 नंबर का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, यह क्या कहता है 42 नंबर का आर्टिकल, राज्य 42 नंबर का आर्टिकल देखिए यहाँ पर रेड कलर के मार्कर से दिया हुआ है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कहते हैं, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ठीक है। 43 नंबर का जो 43 नंबर का आर्टिकल है, कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी होनी चाहिए, प्रॉपर मजदूरी सबको मिलनी चाहिए। कुटीर उद्योगों का संवर्धन, जो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, उनको संवर्धन करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 का कह रहा है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और देखिए आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 44 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर का आर्टिकल हमारा क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, ठीक है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अर्थात 44वां जो हमारा अनुच्छेद वह क्या कर रहा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, अर्थात राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब देखिए जो हमारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है वह है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 कहां पर है, यहाँ पर है। 45 अनुच्छेद क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंग्लिश, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 16। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 21 का जहां पर 6 से 14 साल तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और वहीं पर अनुच्छेद जो 45 है इसमें बिलो 6 ईयर मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा आता है 45 के बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 46। 46 नंबर का हमारा आर्टिकल क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46, ठीक है, यहां देखते हैं। आर्टिकल नंबर 46 हमारा क्या कहता है,
राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि करेगा। तो देखिए क्या है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. The state shall promote with special care the education and economic interest of the weaker sections of the people and in the particular of the scheduled castes and scheduled tribes and shall protect them from social justice and all forms of exploitations. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 46 नंबर का आर्टिकल। अब हमारा जो 47 नंबर का आर्टिकल है उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर का आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में। तो 47 नंबर का आर्टिकल है, राज्य लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। तो यह कैसे करेगा, तो यहाँ पर राज्य अपने लोगों को के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। ठीक है, प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग तथा प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है। 48 आर्टिकल क्या है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन, 48 का में दिया हुआ है। इसका मतलब प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो 48 नंबर का आर्टिकल हमारा यह क्या कह रहा है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल 49 के अंतर्गत क्या है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 49 जो हमारा यहाँ दिया हुआ है, 49 को देखिए क्या कह रहा है। 49 आर्टिकल, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले अर्थात घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अर्थात राज्य की लोक सेवाओं में क्या है, तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब देखिए यहाँ पर है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात की गई है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसका मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल एंडेवर टू। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए क्या होगा, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यमस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह हमारा था आज का टॉपिक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें। और हर एग्जाम में यह पूछा जाता है, यहाँ तक कि सीटेट के एग्जाम्स में भी सोशल स्टडीज के अंतर्गत, पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत यह पूछा ही जाता है। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, राज्य के मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में मूल अंतर क्या है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व का अंतर देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जबकि नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक है और नीति निदेशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। 5वां है, या देख लीजिए, यह कानूनी रूप से मान्य है मौलिक अधिकार, और नीति निदेशक तत्व
नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है तथा ठीक है। और छठा हमारा है कि व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है मौलिक अधिकार। और जो नीति निषेधक तत्व है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए कल्याण को प्रोत्साहन देता है। और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, जबकि नीति निषेधक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।